हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। आज मैं एक नए वायरस के बारे में आपको बताने वाली हूं, दैट इज़ जीका वायरस। हालांकि ये वायरस नया नहीं है, काफ़ी पहले ये डिस्कवर हुआ है, लेकिन इंडिया में केसेस इसकी बहुत रिसेंट है और केरला स्टेट में काफ़ी ज़्यादा केसेस है और अलर्ट पे है। कोरोना के साथ साथ जीका भी आ गया। अब लोगों को ये डर सता रहा है कि जीका वायरस हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देता है, क्या उससे डेथ हो सकती है या कौन से एज ग्रुप के पर्सन्स को इससे ज़्यादा डेंजर है, और जीका वायरस इन्फेक्शन पता कैसे चलता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो व्यूअर्स, आज मैं जीका वायरस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए, और इस चैनल के कंटेंट को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए फॉर नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। नाउ जीका वायरस जैसे कोरोना वायरस है, ये भी एक वायरस है, एक माइक्रोस्कोपिक, एक ऐसा कैरेक्टर है, इतना छोटा है कि जिसके बारे में आप नेकेड आई से पता ही नहीं कर सकते। ये वायरस का पता तब चलता है जब वायरस किसी लिविंग थिंग को इन्फेक्ट करता है। तो जीका वायरस के केस सबसे पहले 1947 में उगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, उगांडा में ये पाया गया था। और जिस जगह पे पाया गया था उस फॉरेस्ट का, जंगल का जो नाम है उसका नाम था जीका, उसके ऊपर उसका नाम पड़ा जीका वायरस। तब ये एनिमल्स में पाया गया और 1952 में पहली बार ये ह्यूमन में डिटेक्ट हुआ। जब ह्यूमन में डिटेक्ट हुआ तो ये पता चला कि एनिमल से ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकता है। और उसके केसेस जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अब तक केसेस पता चला है वो है ब्राज़ील, सेंट्रल और साउथ अमेरिकन रीजन, स्पेसिफिक रीजन की जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, वो सबसे ज़्यादा जीका से अफेक्टेड है। पहले जीका साउथ अमेरिका में मोस्टली प्रिवेलेंट था, लेकिन अब ये वायरस अफ्रीकन कंट्रीज़, कैरेबियन रीजन, साउथ ईस्ट एशिया पूरे में स्प्रेड हो चुका है और इंडिया में भी अब जीका के केसेस मिलने लगे। ना जब जीका वायरस किसी को इन्फेक्ट करता है तो पता कैसे चलता है? ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन के जो सिम्टम होते हैं वो बहुत कॉमन, एक जैसा ही होता है। तो जीका के इन्फेक्शन में भी पेशेंट को हेडेक, फीवर, मसल पेन, जॉइंट पेन, आंखों का लाल होना, कंजंक्टिवाइटिस, रेड आई लाइक सिम्टम, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में आता है। ज़्यादातर ये सिम्टम 2 से 7 दिन तक रहते हैं और अपने आप ठीक हो जाता है। पेशेंट या तो एसिम्टमेटिक होता है, बहुत सारे लोगों को जीका का इन्फेक्शन होता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता, और जिसमें थोड़ा बहुत सिम्टम आता है वो सिम्टम अपने आप रिकवर हो जाता है या थोड़ा बहुत माइल्ड से मॉडरेट हो सकता है, और ये सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक एंड अदर एंटी एलर्जिक मेडिसिन लिया जाता है। वैसे जीका से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जीका से खतरा जो सबसे ज़्यादा है वो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी का जो पहला 3 महीना है, उस दौरान अगर कोई फीमेल लेडी इन्फेक्ट होते हैं तो क्या होता है, वो वायरस ब्लड में जाने के बाद जो फीटस है, जो ग्रोइंग बेबी है, जो बच्चा प्लेसेंटा में बड़ा हो रहा है, वो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो बेबी के ब्रेन तक पहुंच जाता है, और अनबॉर्न बेबी मतलब पैदा होने से पहले ही बेबी के ब्रेन का ग्रोथ जो है या नर्व का जो ग्रोथ है उसको काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। और डिपेंड करता है अगर कब इफेक्ट होता है तो बच्चा पैदा तो होता है बट विद डिफेक्ट, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, क्योंकि उसका ब्रेन का साइज नॉर्मल बच्चों के साइज से आधा रह जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है तो आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद भी उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता और विद इन 2 ईयर्स उसकी डेथ हो जाती है। तो इस मामले में जीका वायरस बहुत खतरनाक है अगर ये प्रेग्नेंट लेडी को इन्फेक्ट करता है तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जीका वायरस हमारी बॉडी में आता कैसा है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है। जैसे अब कोरोना के बारे में हम 2 साल से इस प्रॉब्लम से रूबरू हुए, तो हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है।
लेकिन जो जीका है उसका ट्रांसमिशन डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे एक वेक्टर है, एक कैरियर है। वेक्टर साइंस के लैंग्वेज में वेक्टर वो होता है जो कैरियर होता है और एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में एक लिंक होता है, और वो लिंक है मॉस्किटो। जब कोई पर्सन वायरस से इन्फेक्ट होता है और उसको मच्छर काटता है तो मच्छर उसकी ब्लड जो है वो सक कर लेता है, चूस लेता है, और उसके बॉडी में वायरस ब्लड के साथ चला जाता है। नियरली 10 डेज तक वो मच्छर की बॉडी में, मॉस्किटो की बॉडी में इंक्यूबेट होता है, ग्रो करता है, और जब वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को काटता है और उसके बॉडी में आपका एक सिक्रीशन छोड़ता है ताकि स्किन को वो नरम कर सके, सॉफ्ट कर सके, और उसका जो प्रोबोस्किस है जिसको हम बोलते हैं, एक सुई जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे वो स्किन को भेजता है और ब्लड को सक करता है, उसके थ्रू जब वो अपना सिक्रीशन भेजता है स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, उस सिक्रीशन के साथ वायरस उस नॉन इन्फेक्टेड नॉर्मल पर्सन के बॉडी में चला जाता है। और जब उस व्यक्ति के बॉडी में वायरस जाता है तो वो 2 से 7 दिन के अंदर ग्रो करता है और अपना सिम्टम दिखाता है, देन नेचुरली वो क्लियर आउट हो जाता है। ना सवाल ये कि मॉस्किटो, कौन से तरह के मॉस्किटो जीका वायरस को कैरी करता है। हाँ फ्रेंड्स, मॉस्किटो के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और जो बहुत कॉमनली इंडिया में पाया जाता है वो होता है 3 तरह का मॉस्किटो, एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडिस। ना ये जो 3 तरह के मॉस्किटो है उसमें जो एडिस मॉस्किटो है वो डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सारे एलिफेंटाइटिस, ये सारे डिसीज करता है जो एडिस मॉस्किटो है। यहाँ पे जो जीका वायरस है उसको भी एडिस मॉस्किटो कैरी करता है। एडिस मॉस्किटो के बाइट से, या एडिस मॉस्किटो कभी भी मलेरिया पैरासाइट को वेक्टर नहीं बनता है, उसको कैरी नहीं करता है। जो एनोफिलिस और क्यूलेक्स है वो मोस्टली मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एनोफिलिस मॉस्किटो, और क्यूलेक्स मलेरिया के साथ साथ एंसेफेलाइटिस भी करता है। तो एडिस मॉस्किटो बहुत खतरनाक है क्योंकि उसकी जो बीमारी वो कैरी कर सकता है, जिसके वायरस वो कैरी कर सकता है, बहुत खतरनाक है। डेंगू, चिकनगुनिया सभी डिसीज़ काफ़ी हद तक बॉडी में आफ्टर इफेक्ट, लेट इफेक्ट छोड़ के जाता है। तो एडिस मॉस्किटो हम उसके बाइट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तीनों तरह के जो मॉस्किटो है उनकी बिहेवियर अलग अलग होता है। तो सबसे पहला तो ये है कि एक चीज़ बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो मॉस्किटो ब्लड सक करता है वो हमेशा फीमेल होता है। हाँ दोस्तों, वो फीमेल होता है। मेल मॉस्किटो कभी भी ब्लड सक नहीं करता, वो फ्रूट जूस और या फिर जो प्लांट होते हैं उसके जूस से अपने आप को सर्वाइव करता है, और सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही ब्लड सक करने के लिए एनिमल्स को या ह्यूमंस को बाइट करते हैं। तो एडिस मॉस्किटो की जो फीमेल मॉस्किटोज है वो इस जीका वायरस को कैरी करता है। ना तीनों मॉस्किटो के साइज़ में थोड़ा डिफरेंट, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, छोटा बड़ा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी काटने की हैबिट, बाइटिंग हैबिट। तो एडिस मॉस्किटो की बाइटिंग हैबिट जो है मैं आपको बताती हूँ, वो दिन में काटते हैं। सनराइज होने के 2 घंटे बाद, आप समझ सकते हो 9 से लेकर 10-11 के बीच में वो काफ़ी काटते हैं सुबह के टाइम, और जो सूरज डूबने के 2 घंटे पहले तक, नॉर्मली आप बोल सकते हो 3 से लेकर 5 बजे के बीच में शाम को ये ज़्यादा काटते हैं। और ये ज़्यादातर एंकल, एल्बो, जो हमारी बॉडी के एक्सपोज्ड पैर और हाथ एरिया होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा काटते हैं। और साइज़ देखेंगे तो एडिस मॉस्किटो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा भी होता है और कलर भी काफ़ी डार्क होता है, ब्लैक होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप एडिस मॉस्किटो को पहचान भी सकते हो। दिन के टाइम पे जब आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, घर में बैठ के कुछ कर रहे हैं और पैर में मॉस्किटो काटे जा रहे हैं दिन के टाइम, आप समझ सकते हो ज़्यादातर वो एडिस मॉस्किटो होंगे। इससे आपको बचना है क्योंकि एडिस मॉस्किटो इसको कैरी करता है। इंडिया में कब कब केसेज आए? इंडिया में 2017 में केस आया गुजरात में, देन 2018 में केस आया राजस्थान में, नाउ रिसेंटली केरला में मोर देन 20 केसेस आए इन 2021, और गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किया है जीका के लिए। जीका के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ठीक हो जाता है, और अगर जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाए, स्प्रेड भी नहीं होता है। लेकिन अगर इस बीच किसी फीमेल को, प्रेग्नेंट फीमेल को इन्फेक्ट करता है तो बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है। ब्राज़ील में क्योंकि बहुत काफ़ी दिनों से प्रिवेलेंट है, तो ब्राज़ील में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कम इन्फेक्टेड थे, जिनका ब्रेन का साइज छोटा है, लेकिन स्टिल वो सर्वाइव कर गए और अब बड़े हो गए। तो आप ब्रेन का साइज जो छोटा होता है जीका के इन्फेक्शन में, उसको माइक्रोसिफेली बोलते हैं। और ब्राज़ील में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माइक्रोसिफेली के साथ जी रहे हैं, जो अभी बड़े हो गए हैं। सिफेली वो बच्चों में होता है, लेकिन किसी एडल्ट में क्या हो सकता है,
आप देखिए जो जीका वायरस है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाता है और साथ में ग्रोइंग बेबी जो है प्लासेंटा में भी पहुंच जाता है। तो किसी एडल्ट के अगर ब्रेन में पहुंच जाता है, हालांकि बहुत रेयर होता है, तो ब्रेन में जाके वो नर्व डैमेज कर सकता है जिसको बोलते हैं गुलियन बेरी सिंड्रोम, और ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की टिश्यूज है उसको भी डैमेज कर सकता है। पेरिफेरल सिस्टम जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको भी डैमेज कर सकता है, मतलब नेफ्रोपैथी करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉन होता है। तो जीका वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना है? जीका वायरस से बचने के लिए सिंपली हमको मॉस्किटो की पॉपुलेशन को ग्रो नहीं होने देना है। और मॉस्किटो की पॉपुलेशन को ग्रो कैसे रोकना है ये सब जानते हैं। ये बहुत दिनों से गवर्नमेंट जो है उसको सर्कुलेट कर रही है कि घर में कहीं भी पानी ना जमा होने दे, कूलर में, टायर में, बाल्टी में, छतों में, घर के आसपास ना, लार्वा वहीं पे ग्रो करता है। क्लीन रखिए सब चीज़ों को, और रात में हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए। दिन में बैठे हैं, अगर दिन में ऐसी जगह बैठे कि मच्छर काट रहे हैं तो आप कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करिए, चाहे आप मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम या कोई एक्सटर्नल प्रोडक्ट यूज़ करिए, ताकि, और या फुल आस्तीन के कपड़े पहनिए ताकि मॉस्किटो बाइट से आप बच सके। तो जीका से हमें अलर्ट रहना है, मॉस्किटो की पॉपुलेशन को बिल्कुल ग्रो होने से रोकना है, लेकिन अलर्ट होने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये डिसीज जो है वो किसके लिए खतरनाक है और किन को इससे बचाना है। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, और भी जो वीडियोस मैंने पहले डाले हैं वो आपने देखा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द कंटेंट, और लाइक ज़रूर करिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड बाय।